हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स सिट टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं क्विज 2 के लिए इंग्लिश 2 का सेट नंबर 1। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है एंड मैं क्या करूँ, थोड़ा वर्क हो गया था और मुझे खुद को भी पढ़ना होता है। ठीक है, चार चार सब्जेक्ट है। अब इस बार तो चलो पाइथन का एग्जाम नहीं है तो तीन सब्जेक्ट्स है, बट तीन में भी मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 आर लाइक ओ माय गॉड। उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उस वजह से मैं मतलब खुद भी पढ़ने में लग गई थी, तो ये वीडियो का वाला काम जो है ना वो डिले हो गया थोड़ा। बट फिर भी मैं एक सेट लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में पता चल जाए। आई नो मतलब बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो जिसने सॉल्व कर लिया है उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट जिसने अभी तक कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, ये मैं लेटेस्ट पीवाईक्यू का सेट लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इसमें से जैसे क्वेश्चंस है एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही बनेंगे, और फिर इस सेट के बाद में मैं सोच रही हूँ कि एक मॉक आप लोगों को सॉल्व करवा दूँ, तो उससे आपको इंग्लिश 2 में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एंड बाकी जिसने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब मतलब इंग्लिश में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैथ्स 2 और स्टैट्स 2 में प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। तो अभी 2 दिन में आप ये एक काम कीजिए कि एक दिन में आप लोग बैठ के टीए के सेशंस कंप्लीट कीजिए। टीए के सेशन से अपना कवर अप करिए। ठीक है, तो टीए के सेशंस एक बार देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा फॉर्मूले के बारे में और पता चल जाए, और बाकी आप पीवाईक्यूज या क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो उससे आपका मतलब अच्छा हो जाएगा पेपर। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए पीपीटी नहीं लेकर आई हूँ प्रिपेयर करके। डायरेक्ट मैंने ऐसे ही जहाँ से क्वेश्चन लेती हूँ वो ले लिया, बिकॉज बहुत कम टाइम था एंड पीपीटी मेकर भी बहुत ज़्यादा बिजी था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही करवा दूंगी। क्वेश्चन से तो करवाने, इंग्लिश का है, मैथ्स का होता तो सोच भी लेती मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये ऐसा आप लोगों को पहले पैसेज मिलेगा। तो ये पैसेज में आप लोगों को आंसर्स फाइंड करने होंगे, जहाँ पे वो वर्ड्स ऐसे बीच बीच में ब्लैंक्स छोड़ के वो करने होंगे, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, राइट। तो पैसेज वाला ये क्वेश्चन तो आप मान लो सभी में आएगा ये इस बार भी। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद इसी पे है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस एंड आंसर द गिवन सब क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें आंसर फिल करने हैं। तो ये वाला मैं करवा देती हूँ आपको, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये तो छोटा सा ही है, तो वी कैन डू दिस। नेक्स्ट फॉर ओके, so the question is fill in the blanks with the appropriate options and answer the given sub questions. Okay, dry ice is often used for dash purposes, for cold purposes, for cooling purposes, for cool purposes या for colder purposes. तो dry ice is often used for cooling purposes. cooling purposes यहाँ पे सही होगा, तो cooling यहाँ पे right हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, it is also used in fog machines in theaters and events for pulling off dash effects. कैसे effects? cool effect, coolant effect, chill effect या cold effects। तो यहाँ पे हमारा पढ़ के देखते हैं वापस। dry ice is often used for cooling purposes. It is also used in fog machines in theaters and events for pulling off cool effects. cool effects यहाँ पे सही लग रहा है मेरे को। ठीक है, for cool effects। तो लास्ट में हम आंसर भी चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं है। ठीक है, तो भी हम कर लेंगे। dry ice is often cool effects. One of its advantages is its temperature, which is lower, lowest या lowering, which is a dash than that of water ice. तो which is lower than that of water ice, lower यहाँ पे सही लग रहा है मुझे, तो lower हो जाएगा। Next is, since dry ice sublimates easily at normal temperature, it is too dash to be handled without protection and can cause frostbite injuries. Fourth में it is too cooler, coldest, cold या cooling. It is too cold. It is too cold to sublimate. हाँ, it is too cold to be handled. ये सही रहेगा. Injuries precaution is needed by packing dry ice into a dash, into what? Into a dash, cooling, cool, cooler, cold. Into a dash for transporting. Into a cooler for transporting. तो यहाँ पे हमारा कूलर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सारे आंसर्स चेक कर लेते हैं। देखो मैं भी आप लोगों के साथ में ना ये करी हूँ। इंग्लिश में मैंने भी अभी तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए, क्योंकि इंग्लिश में तो ऑलरेडी मैंने ग्रेडेड असाइनमेंट्स एंड सिलेबस सारा कंप्लीट था, तो मैंने ये वाले पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं किया। तो मैं अभी आप लोगों के साथ ही मैं कर रही हूँ। देखो ये तो सही आया, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे सही आए हमारे पास में। नेक्स्ट इज स्टडी द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड आंसर द सब क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट contextually appropriate expressions. ओके, एक्सप्रेशन से फिल करना है। सन, ही इज अराउंड 8 years of age and he have got a puppy in his arms, so he is saying to his dad dash father, a pleasant middle aged man. Okay, dad. Okay, so fill in the blank with the most fitting response from the option given below. Keep in mind the setting and tone, subject, conversation matters, and the capacities within which the speakers are interacting. Okay, so अब एक बच्चा है, उसके हाथ में वो 8 साल का है, उसके हाथ में एक पपी है, और वो अपने डैड को बोल रहा है डैश, और फिर फादर आगे बोलते हैं वेल हु इज गोइंग टू फीड हिम। तो मतलब वो डैड से बोल रहा है कि हाँ हम इसको रख सकते हैं, मे आई प्लीज बी परमिटेड टू हैव द पपी तो गलत लग रहा है। वुड इट बी इम्प्रूडेंट फॉर मी टू रिक्वेस्ट यू टू लेट मी कीप द पप्पी, कैन वी प्लीज कीप हिम। मुझे सही लग रहा है, क्योंकि वुड बी इम्प्रूडेंट, ये 8 साल का बच्चा इतनी मतलब अच्छी वोकैबुलरी इसकी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 8 साल के बच्चे की इतनी नहीं हो सकती, तो हम वो लास्ट वाला ऑप्शन से करते हैं, कैन वी प्लीज कीप हिम। तो फादर, वेल हु इज गोइंग टू फीड हिम, सन आई विल, फादर। फिर फादर वापस बोल रहा है हु इज गोइंग टू क्लीन हिम, प्रे हु विल अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग हिम, एंड आई एम थरली कन्विंस दैट नन ऑफ अस विल बॉदर हिम टू क्लीन हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा, आगे सन का पढ़ते आई विल डू एवरीथिंग। तो मतलब पापा पूछ रहे कि उसको साफ सफाई कौन करेगा उसकी, तो हु इज गोइंग टू क्लीन हिम, ये सही लग रहा है मुझे। यू थिंक यू आर रेडी टू डू इट, ये फादर, ओ आई डोंट नो सन, ही इज अ गुड बॉय। तो सन बोलता है ही इज अ गुड बॉय। फादर साइज सन डैश ही इज अ रिट्रीवर। तो यहाँ पे वापस आ गया। तो fill in the blanks, come on please, there is no denying that he is a good boy. I will be immense service to our, I think he will be of immense service to our family.
तो यहाँ पे वापस पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, देखो आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट मैं भी खुद भी पहली बार कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ये वाले PYQ सॉल्व करे ही नहीं है। मैं कहीं और से, मतलब जो IIT मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट से PYQs होते हैं ना, मैंने वो सॉल्व किए हैं, ये वाले सॉल्व ही नहीं किए हैं, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। बाकी तो आंसर पता होता है तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। तो सन बोलता है ही इज़ अ रिट्रीवर, तो ये यही बोल रहा होगा, कम ऑन प्लीज, ही इज़ अ रिट्रीवर, डैड ही विल फेच योर स्लीपर्स, he'll so he's a retrieval, he'll fetch your slippers and the paper when it rains, never something you won't fetch, he can do it. Mother to father, Ethan and I talked about this, we have agreed that the dog will primarily be his responsibility. Father, have you now? तो फादर, मम्मी बोलती है कि ठीक है, मैंने और इसने बात कर ली है, और अब पापा बोल रहे हैं कि विल यू नाउ, आई स्टिल फाइंड इट हार्ड टू गो अलॉन्ग विद दिस, आई कन्फेस, फार इट बी for me to dissuade from you from the decision that you have already made. All right then, but no feeding him under the dining table. तो आप वापस पढ़ना पड़ेगा। डन सन डील बोल रहा है, तो मतलब यही होगा, नो फीडिंग हिम अंडर द डाइनिंग टेबल, क्योंकि आई स्टिल फाइंड इट कन्फेस, तो आई कन्फेस, इतना थोड़ी बोलेगा वो। नेक्स्ट, कम ऑन यॉन्डर, कम ऑन बॉय, वुड यू केयर टू फॉलो यार्ड विथ मी, ओके। कौन बोल रहा है उसके हिसाब से, फादर, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल हिम, सन, बेली, दैट्स हिज नेम। तो फिर टू बेली बोलता है, बेली, कम ऑन बॉय, ऐसे हो सकता है, कम ऑन बॉय, ठीक है। तो इसके भी आंसर्स चेक कर लेते हैं, ये सही है, ये भी सही है। देखो, ऐसे टाइप के मैंने पहले सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए मुझे पता है। मैंने ये नहीं सॉल्व किया तो क्या हुआ, दूसरे तो किए ही ना PYQs, तो उससे भी फर्क तो पड़ता ही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक, सी द हिंट और द कंटेक्स्ट प्रोवाइडेड एंड चूज द ओनली मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ट्रांसपासर्स डैश बी प्रोसिक्यूटेड टू टॉक अबाउट जनरल रूल्स और साइंस इन कोड्स ऑफ कंडक्ट, कुड, कैन, माइट, वुड। तो यहाँ पे हमारा विल आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बता रहा है विथ 100% सर्टेनिटी की ट्रेसपासर्स हमारे प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, ठीक है। और विल हमारा ऐसा है जिसमें पॉसिबिलिटी के साथ साथ 100% सर्टेनिटी भी होती है, कि हम श्योर है कि ये पक्का पक्का होगा ही होगा, ठीक है। कैन हमारा एबिलिटी बताता है, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। कुड भी हमारा वो पॉसिबिलिटी बताता है, बट उसमें सर्टेनिटी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी विल की होती है। और माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है, बट उसकी सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो माइट की सबसे कम सर्टेनिटी होती है, ठीक है। फिर हमारा कुड की आती है, ये तीनों पॉसिबिलिटी बताते हैं, कुड, माइट और विल। बट जो सबसे ज़्यादा सर्टेनिटी होती है ना, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो देखो, तो यहाँ पे जो हमारा कुड होता है ना, ये भी हमें पॉसिबिलिटी बताता है। इसमें भी हम जब भी कोई पॉसिबिलिटी होती है तो हम कुड यूज़ कर लेते हैं। हमारा जो माइट होता है, ये भी हमें पॉसिबिलिटी ही बताता है। पॉसिबिलिटी की वो जब भी बात आती है पॉसिबिलिटी की, तो हम माइट भी यूज़ कर सकते हैं मॉडल। और विल जो है वो भी हमें पॉसिबिलिटी ही बताता है। पर तीनों में जो बात आती है ना, वो आती है सर्टेनिटी की। विल की जो सर्टेनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसमें जो सर्टेनिटी होती है कि कोई चीज़ होगी, मतलब होगी, वो 100% होती है। फिर आती है हमारी कुड की सर्टेनिटी, जो कि हमारी होती है 42, मान लो 80 टू 60% तक ही इसकी होती है। बाकी माइट की जो सर्टेनिटी होती है वो सबसे लेस होती है, सबसे लेस सर्टेन होता है कि कोई चीज़ होगी होगी, ठीक है। तो माइट की हमारे पास में सबसे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर विल हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, ठीक है। द प्लांटिंग मटेरियल्स केम फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट्स व्हिच मीन दैट द कटिंग डैश आल्सो बी इन्फेक्टेड टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ हाईली पॉसिबल आउटकम। अब यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। तो अगर हम 100% सर्टेन है तो विल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कैन हमारा एबिलिटी बताता है, बचा क्या, मे, ठीक है। तो मे हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, शी आस्क्ड वेदर आई डैश बी ओके विथ 9 o'clock, शी आज वेदर आई वुड बी ओके विथ 9 o'clock, यहाँ पे वुड हो जाएगा। विल तो क्योंकि ये पास्ट टेंस में बता रही है, रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट टेंस में आ रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा वुड होगा। हैव वर यहाँ पे नहीं होंगे, वुड ही सही आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी इन द गिवन सेंटेंस, दे माइट इवन लाइक आवर हॉर्स। मॉडल ऑक्सिलरी बताना है, तो यहाँ पे माइट है हमारा, तो यहाँ पे माइट हो जाएगा। व्हाट डज द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस डिनोट, यू मे लीव नाउ। वो परमिशन दे रहा है, वो एबिलिटी बता रहा है, वो सजेशन दे रहा है या रिक्वेस्ट दे रहा है। तो वो हमें परमिशन दे रहा है कि हाँ आप जा सकते हैं। कोई पूछ रहा होगा कि मैं आई लीव, तो हाँ वो बोल रहा है यू मे लीव नाउ, तो यहाँ पे ना तो एबिलिटी बता रहा है, ना सजेशन दे रहा है, ना ही हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, वो सीधे परमिशन दे रहा है, ठीक है। तो परमिशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, द लैब्राडोर लेट कामली ऑन द डोरवे। अच्छा, अब यहाँ पे मूड ऑफ द सेंटेंस बताने, तो पहले आपको मैं इंटरोगेटिव, सब्जंक्टिव, इंपेरेटिव एंड इंडिकेटिव मूड्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। अरे यार, ये क्या हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 तरह के मूड के में आए हैं। तो पहला जो हमारे पास में आया वो आया इंटरोगेटिव। तो हमारा जो इंटरोगेटिव मूड है, ये मतलब अब इंटरोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो हम इसे यूज जब करते हैं, जब हम कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, तो इट इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सब्जंक्टिव मूड। तो सब्जंक्टिव मूड हम कब यूज़ करते हैं,
तो सजेप्टिव मूड हमारा जब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को विश कर रहे हो, या कोई हम इमेजिनरी सिचुएशन बता रहे हो किसी को, या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, या कोई डिमांड्स बता रहे हो, तब हम सब्जेक्टिव मोड का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सब्जेक्टिव मोड इज़ यूज फॉर विशेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन बताते हैं उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल, देखो अभी मुझे जितनी याद आ रही है ना मैं उतने लिख रही हूँ। ठीक है, हाइपोथेटिकल और डिमांड्स के लिए भी यूज़ आता है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है, आई एम सॉरी, बट अब क्या करूँ मैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इम्परेटिव मूड। तो इम्परेटिव मूड जो है ना वो हमारा कमांड्स देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इम्परेटिव इज मोर यूज फॉर कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस। और नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट में जो कि है इंडिकेटिव। तो इंडिकेटिव मोड हम जब यूज़ करते हैं, हम कोई भी एक नॉर्मल ऐसे स्टेटमेंट मैं पास कर रही हूँ उसके लिए, या कोई फैक्ट्स हो गए, या मैं किसी फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो उसके लिए मैं इंडिकेटिव मोड यूज़ कर लेती हूँ। तो इट इज़ यूज फॉर स्टेटमेंट्स। नॉर्मल जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ तो ये अभी इंडिकेटिव मोड में बोल रही हूँ, यूज फॉर स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स और क्वेश्चन अबाउट फैक्ट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है क्या है, द लैब्राडोर लेट कामली ऑन द डोरवे। तो ना तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव तो हो ही नहीं सकता। सब्जंक्टिव, ना तो ये मुझे विश कर रहा है, ना कोई इमेजिनरी सिचुएशन है, ना ही हाइपोथेटिकल है, ना ही हमारा ये है डिमांड है, तो ये सब्जंक्टिव भी नहीं हो सकता। इम्परेटिव, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि कमांड दे रहा है या इंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, ये नॉर्मल मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेटिव हो जाएगा। इट इज़ करेक्ट आंसर। Next question, identify the model auxiliary in the following sentence. Vivek should visit his farmhouse tomorrow. तो यहाँ पे हमारा should हो जाएगा आंसर। ठीक है, should auxiliary verb बताना था। ठीक है, next fill in the blanks with the model of verb can or could based on the uh, context or intended meaning of the following. Shira dash have left early. She had planned, had she planned ahead of time. Shira कैन हैव लेफ्ट अर्ली, तो कैन तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कुड, शीरा कुड हैव लेफ्ट अर्ली, कभी कभी बोलने में पता चल जाता है, तो यहाँ पे कुड आ जाएगा हमारा। चेक कर लेते हैं, ये सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चूज द मॉडल वर्ब हिंट। ओके, इफ द कैंडिडेट्स और देयर एजेंट्स हैव एनी स्पेसिफिक कंप्लेंट और प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, दे डैश ब्रिंग the same to the notice of the observer appointed by the election commission at the polling booth to show that an authoritative body is granting formal permission to someone to do something. तो यहाँ पे देखो, if the candidates or their agents have any specific complaint or problem regarding the conduct of elections, they must bring the same to the notice। must हो नहीं सकता, they should भी नहीं हो सकता, they will 100% certainty थोड़ी है कि हर पेरेंट्स को दिक्कत होगी, तो यहाँ पे may आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे may आएगा क्योंकि may की सर्टेनिटी कम है, और ये हो भी सकता है कि पॉसिबल भी है कि किसी पेरेंट्स को पसंद नहीं आए तो वो आके बोल सकते हैं, बट एकदम ऐसे सर्टेनिटी थोड़ी है कि सारे पेरेंट्स आ जाएंगे उठकर, सारे के सारे थोड़ी आएंगे। अब देखो इतने सारे यहाँ पे मॉडल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मॉडल्स तो मैं अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो मॉडल्स अच्छे से कर लेना अगर नहीं पढ़े अभी तक भी। तो व्हेन प्लेस्ड अंडर द स्ट्रेस, यहाँ पे देखो फिर से मॉडल वर्ब पूछ रहा है। व्हेन प्लेस्ड अंडर द स्ट्रेस ऑफ रिपीटेड क्वेश्चनिंग, अ चाइल्ड डैश रिकॉल अ फॉल्स मेमोरी मेयरली टू सैटिस्फाई द क्वेश्चन टू कन्वे अ वीक पॉसिबिलिटी। बहुत वीक पॉसिबिलिटी है, तो वीक पॉसिबिलिटी किसकी होती है, हमारी माइंड की होती है, तो माइंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पता होना चाहिए, अगर पता होगा तो डायरेक्ट टक टक आंसर लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट फिटेड क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग के बारे में इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूँगी मैं। देखो एक सेकेंड। तो हमारे जो क्वेश्चन टैग होते हैं ना, तो उसमें एक रूल हम फॉलो करना होता है हमें। रूल फॉर क्वेश्चन टैग क्या होता है, रूल फॉर, ये रूल फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन टैग के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो रूल ये है कि हमारा कोई भी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है, अब स्टेटमेंट के बोलने से ही आपको पता चल जाएगा, पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव सेंस में। अगर वो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है तो उसमें जो हम क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे वो नेगेटिव टैग यूज़ करेंगे हम इसमें, वैसा टैग यूज़ करेंगे नेगेटिव टैग। बट अगर हमारा वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, अगर हमारा वो जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो नेगेटिव में जा रहा है थोड़ा, तो उसमें जो हम क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव टैग यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो द सेंटेंस इज एवरीवन सबमिटेड देयर नोटबुक्स। अब वो टीचर ऐसे ही पूछ रही है कि सबने नोटबुक सबमिट कर दी क्या, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो तो पॉजिटिव में ही जा रहा है, सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में ही जा रहा है, तो इसका जो टैग यूज होगा वो नेगेटिव टैग यूज होगा। हैवंट दे तो आ नहीं सकता है एंड डिडंट दे आ सकता है, तो डिडंट दे, तो यहाँ पे हम जो टैग यूज करेंगे वो डिडंट दे यूज करेंगे। हैवंट दे तो हैवंट, तो एवरीवन सबमिटेड देयर नोटबुक्स हैवंट दे, हैवंट दे तो यहाँ सही नहीं लग रहा है मेरे को, डिडंट दे सही लग रहा है एंड यस इट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट दैट फिट्स द क्वेश्चन डैश वर दे। तो क्या पूछ रहा है कि मतलब अच्छा सेंटेंस में गिवन क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा टैग हमारा ये वर दे सेटिस्फाई करता है। तो वर दे, तो टैग कैसा है, ये वर्ड दे, तो ये वर्ड दे तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मतलब जो सेंटेंस है हमारा वो नेगेटिव सेंस में जा रहा होगा। समवन वाज वियरिंग द ड्रेस शी डिजाइन, तो वर्ड दे, ये तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, तो ये ऑप्शन तो गलत। नन ऑफ देयर सर्टिफिकेट्स वर ऑथेंटिक, नन ऑफ द सर्टिफिकेट्स वर ऑथेंटिक, ये नेगेटिव में जा रहा है, वर्ड दे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। अब कॉम्प्लीमेंट क्लॉज क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस, एक सेकेंड, आज पीपीटी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को भी एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं अब यार, एंड मोमेंट पे ही ऐसा ही काम करना पड़ता है। ओके, तो अब हमारा कॉम्प्लीमेंट क्लॉज क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट क्लॉज हमारा एक ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का, क्लॉजेस तो ग्रुप्स होते ही हैं वर्ड के जो हमारे मीनिंग कंप्लीट कर देते हैं सेंटेंसेस का। ठीक है, बट ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट क्लॉजेस ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना वर्ड्स के जो हमारे जो वर्ड्स बिगिन होते हैं इनके, जो कॉम्प्लीमेंट जब भी कॉम्प्लीमेंट क्लॉज हम यूज़ करते हैं तो इसमें जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इफ़ और वेदर। तो यहाँ पे जो जहाँ पे भी आपको इफ़ और वेदर मिले ना, तो पता कर लेना कि यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट क्लॉज दिया हुआ है। क्लॉज का तो फंक्शन आपको पता ही होगा कि ऐसे ग्रुप होते हैं वर्ड्स के जो हमारे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं या वर्ड्स भी होते हैं, कभी कभी वर्ब होते हैं, नाउन होते हैं या एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारा स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इफ और वेदर वैसे वाले। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। तो आई होप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। ही समटाइम्स वंडर्ड इजीली वेदर द नेबर्स टॉक, तो वेदर द नेबर्स टॉक, तो यहाँ पे वेदर आ गया, तो वेदर आते ही हमारा पता कर लो कि यहाँ से हमारा कॉम्प्लीमेंट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तो वेदर द नेबर्स टॉक हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखो पता चल गया कॉम्प्लीमेंट क्लॉज में हमारे स्टार्टिंग कैसे होती है, इफ और वेदर। अब यहाँ पे अगर ऐसे भी नहीं पता करना है, तो यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब था वो वंडर्ड था। ठीक है, वंडर्ड हमें किसके बारे में बात करा कि किसके बारे में वंडर्ड किया, तो नेबर के बारे में। तो वेदर द नेबर्स टॉक, तो ऐसे भी सोच के कर सकते हो। बाकी पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट क्लॉज हमारा वेदर, इफ और दैट से भी यूज, और से भी यूज होता है, तो हमारा वो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन कंप्लीट द सेंटेंस। ब्लैक ब्यूटी डिड नॉट नो डैश टू ईट द ग्रास और टू हैव अ गैलप ऑफ अक्रॉस द मीडो। ओके, तो ब्लैक ब्यूटी डिड नॉट नो ओनली इफ टू ईट द ग्रास अच्छा नहीं लग रहा है, आइदर इफ और वेदर। ओके, ब्लैक ब्यूटी डिड नॉट नो इफ टू ईट ग्लास या वेदर टू, हाँ वेदर हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ वेदर होगा, इफ नहीं होगा, तो वेदर ओनली वेदर, यहाँ पे ऑप्शन चेक किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सेंटेंस बिलो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई लर्न अ लॉन्ग टाइम अगो दैट इट इज अ पुअर प्लान टू ओवरलुक एनी चांस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस की टाइप हमने क्विज 1 में पढ़ी थी, तो मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को सेंटेंसेस की टाइप। तो हमारे सेंटेंस होते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। आई होप सबको पता होगा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। ऐसे क्लॉजेस जो जिस पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं वो एक एज अ सब्जेक्ट भी, सॉरी एज अ सेंटेंस भी स्टैंड अलोन कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं, सॉरी क्लॉजेस बोल रही हूँ तो वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होंगे, तो वो ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो हमारे एज अ सेंटेंस स्टैंड अलोन नहीं कर सकते, उन्हें एक और कोई सेंटेंस चाहिए ताकि वो अपना मीनिंग कंप्लीट करवा सके, तो सिर्फ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए यूज करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे पास में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, तो टू या टू से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कम से कम एक तो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होना ही चाहिए। तो मतलब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज तो हमें मिलना ही चाहिए सेंटेंस में। बाकी अगर दो डिपेंडेंट क्लॉजेस भी मिल जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा। ठीक है, सो what makes the sentence below a complex sentence। complex sentence कौन सा, I learned a long time ago that it is a poor plan to overlook any chance। तो I learned a long time ago, तो मैं जब यहाँ ये वाला जो पढ़ रही हूँ I learned a long time ago, बेटा ओके, आई लर्न अ लॉन्ग टाइम अगो, ये मेरे को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिख रहा है, पर डिपेंडेंट कौन सा है, दैट इट इज अ पुअर प्लान टू ओवरलुक एनी चांस। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा ऐसे सेंटेंस है ना, ये इस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, आई लर्न द लॉन्ग टाइम अगो जो कि हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमारा जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, दैट इट इज अ पुअर प्लान टू ओवरलुक एनी चांस, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो हमारा जो जिस ऑब्जेक्ट पे वो डिपेंड कर रहा है हमारा वर्ब पे, वो है हमारा लर्न यहाँ पे वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब लर्न पे वो डिपेंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, I thought that one of the 1001 Arabian Nights have been wafted to me from the world of romance. That clause in the given sentence is, अब यहाँ पे जो that clause यहाँ पे use किया हुआ है, that one of the 1000 Arabian, the direct object of the main verb thought, the indirect object of the main verb, the subject of the sentence, या none of these। तो यहाँ पे जो हमारा
थॉट है वो पूछ रहा है कि सॉरी दैट क्लॉज है वो पूछ रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा है मेन वर्ब के थॉट का, जो हमारा मेन वर्ब है थॉट उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। तो थॉट क्या कर रहा है, वो सोच रहा है ना कि वो क्या सोच रहा था। थॉट अगर हमारा वर्ब आया है तो ये क्वेश्चन बनता है कि वो क्या सोच रहा था। तो व्हाट आई थिंक मतलब यहाँ पे हमारा जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह मेन वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्सेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क। हम यहाँ पे पंचुएशन मार्क्स रखने हैं यहाँ पे बॉक्सेस में। ठीक है, तो विंबलडन विच हैपेंस एनुअली इज अ टेनिस ग्रैंड स्लैम। अब यहाँ पे जो विच हैपेंस एनुअली है ये हमारा एक कह सकते हैं एक ऐसा नॉन एसेंशियल सेंटेंस है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है वर्ड्स का जो हमारे सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। बाकी अगर विंबलडन इज अ टेनिस ग्रैंड स्लैम इतना भी बोलूँगी तभी मेरा सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक है, तो विंबलडन विच हैपेंस एनुअली और ये विच हैपेंस एनुअली अगर हमारा ऐसे नॉन एसेंशियल या उसकी तरह काम कर रहा है, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमारे डिपेंडेंट है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, तो उसको जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो कॉमा उसके आगे कॉमा लगता है और जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद में भी कॉमा ही लगता है। तो यहाँ पे कॉमा कॉमा ही यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा कॉमा ही। फिल इन द बॉक्सेस। अच्छा, यहाँ पे भी द बैलेट इज नो लॉन्गर अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म, हाउएवर इट शुड बी नेवर बी कंप्लीटली ओवरलुक। अब यहाँ पे जो हमारा हाउएवर है ना ये कंजक्टिव एडवर्ब है। तो जब भी हमारा कंजक्टिव एडवर्ब यूज होता है तो कंजक्टिव एडवर्ब हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम ज्वाइन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और जब भी हम कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग वाला जो है मतलब जैसे हाउएवर यहाँ पे हमारा कंजक्टिव एडवर्ब है तो हाउएवर के पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे और जब हाउएवर मतलब उस हाउएवर के बाद में हम एक कॉमा लगाएंगे। तो हमारा जब भी आप याद रखेंगे कि जब भी आपके पास में कंजक्टिव एडवर्ब आएगा तो उसके कंजक्टिव एडवर्ब के पहले हमारा एक सेमीकोलन लगेगा और जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हमारा कॉमा लगेगा। तो सेमीकोलन एंड कॉमा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एट द अप्रोप्रिएट आई मेनली फॉलो फोर स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे सबको पता होगा हम ऐसे कोलन लगा के करते हैं, आई मेनली फॉलो फोर स्पोर्ट्स ऐसे करते हैं ना। यार ये क्या हो रहा है, हम लिखने टाइम भी ऐसे करते हैं, आई फॉलो फोर स्पोर्ट्स। तो मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं कोलन का यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे मेरा कोलन आ जाएगा, बाकी सब जगह कॉमा कॉमा आ जाएंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एंड एथलेटिक्स। ठीक है, तो कोलन कॉमा कॉमा कॉमा। ठीक है, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 1 फॉर इंग्लिश 2 एंड आई होप आप लोगों को जो चीज़ें मैं समझाना चाहती थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पे मैंने मेजर कौन से क्वेश्चन थे, मोडाल्स के क्वेश्चन थे, तो मोडाल्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, मोडाल्स को अच्छे से पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, बाकी एज सच ईजी था ये सेट और बस पता होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों के बारे में। तो इसमें तो आया तो मैंने आपको बता दिया जो मुझे पता था, जितना मुझे पता था। और बाकी सेट नंबर 2 तो आएगा नहीं, तो इसमें मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको मॉक सॉल्व करवा दूँ। जो अभी हमें मॉक मिला हुआ है ना तो वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, ताकि उससे भी आपको थोड़ा पता चल जाए कि कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है, वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी अगर कोई नई चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूँगी। एंड बाकी बस आप ऐसे ही क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड जो नहीं पढ़ा है उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, जो पढ़ा है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए। ठीक है, एंड पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, बाय।